हेलो एवरीवन, दिस इज स्मृति एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इन टुडेस वीडियो हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपना लास्ट टॉपिक जो मैंने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी समझाया हुआ है अच्छे से, विच इज़ योर इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स। इन लास्ट वीडियो आई एक्सप्लेन कि हम लोग स्टडी क्यों करते हैं इकोनॉमिक्स को, इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट मैटर क्या क्या है, इकोनॉमिक्स होता क्या है, ये मैंने बहुत ही डिटेल में लास्ट वीडियो में समझाया, जिसका वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से वो लिंक चेक कर सकते हैं। तो अभी स्टार्ट करते हैं अपने इससे, और इस वीडियो में आई विल बी कवरिंग 4 वेरी मेन डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स गिवन बाय योर 4 मेजर इकोनॉमिस्ट। ओके, सबसे पहला जो डेफिनेशन है वो वेल्थ डेफिनेशन है, सेकेंड इज योर वेलफेयर डेफिनेशन, थर्ड इज योर स्कार्सिटी डेफिनेशन एंड फोर्थ इज योर ग्रोथ डेफिनेशन। किन्होंने ने दिया है ये वेल्थ डेफिनेशन? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ ने दिया है। वेलफेयर डेफिनेशन अल्फ्रेड मार्शल ने दिया है। स्कार्सिटी डेफिनेशन लायनल रॉबिन्स ने दिया है, और ग्रोथ डेफिनेशन आपके पॉल सैमुएल्सन ने दिया है। ये 4 बहुत ही मेजर डेफिनेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है इकोनॉमिक्स के, ठीक है। और ये 4 बहुत ही बड़े इकोनॉमिस्ट हैं। एडम स्मिथ, ही इज हिमसेल्फ द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। नाउ स्टार्ट करते हैं अपने वेल्थ डेफिनेशन से। वेल्थ डेफिनेशन विद द हेडिंग, विद द टॉपिक आपको समझ आ रहा होगा कि वेल्थ डेफिनेशन क्या बोलना चाह रहा है। वेल्थ का यहाँ पे एडम स्मिथ जो ये सब क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे। लेट मी टेल यू दिस, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जैसे एडम स्मिथ हो गए, रिकार्डो हो गए, जे.एस. मिल हो गए, इन्होंने बोला कि अगर आपको इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए तो यू विल हैव टू फोकस ऑन वेल्थ को इंक्रीज करो, और अपने इकोनॉमिक ग्रोथ को उसी हिसाब से आप इंक्रीज कर सकोगे। जितना वेल्थ होगा उतना इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। तो मेन फोकल पॉइंट रखा गया वेल्थ डेफिनेशन का वो था एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ एंड यू विल ग्रो योर इकोनॉमी। क्या बोल रहे हैं? क्लासिकल इकोनॉमिस्ट डिफाइन इकोनॉमिक्स एज साइंस ऑफ वेल्थ। इकोनॉमिक्स को बोला ही क्या कि ये तो साइंस है किस चीज का? वेल्थ का। Now Adam Smith defined economics as क्या डिफाइन किया गया है इकोनॉमिक्स को? एडम स्मिथ ने क्या डिफाइन किया है? अ साइंस विच इंक्वायर्स इनटू नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। मतलब नेशन में कहाँ से आप जो आप इकोनॉमी है उसमें आप कहाँ से वेल्थ को एक्यूमुलेट करोगे, कैसे वेल्थ को सेव करोगे, कैसे वेल्थ को स्पेंड करोगे। बुक में बोलिए, उनकी बहुत ही फेमस बुक एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। ये आता है कि एडम स्मिथ की बुक कौन सी है, तो दिस वन। ऑलराइट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछ लिया जाता है, एमसीक्यूज में पूछ लिया जाता है ये चीज़। इतना समझ में आया? तो उन्होंने इस बुक में क्या एम्फेसिस किया, क्या लिखा है? द प्रोडक्शन एंड ग्रोथ ऑफ वेल्थ एज अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। कैसे आप वेल्थ को ग्रो कर सकते हो, कैसे आप प्रोड्यूस कर सकते हो, ये सारी चीज़ें अबाउट वेल्थ ही इस बुक में लिखी गई है कि वेल्थ को कैसे आप अक्यूमुलेट कर सकते हो, कितनी सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप वेल्थ को प्रमोट कर सकते हो और अपने इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ा सकते हो। व्हाट आर द मेन फीचर्स? फीचर्स क्या क्या होंगे? वही सेम चीज़ें फीचर्स होंगी। स्टडी ऑफ वेल्थ में मतलब एक इंसान अपने वेल्थ को किस तरीके से अर्न करता है, कैसे आप अपने वेल्थ को अर्न कर रहे हो, कैसे अपने वेल्थ को स्पेंड कर रहे हो, वही चीज़ स्टडी कर रहे हैं। कॉजेज ऑफ वेल्थ कैसे बन रहा है, कैसे प्रोड्यूस हो रहा है वेल्थ, कैसे आप अक्यूमुलेट कर रहे हो वेल्थ को, और वेल्थ को कैसे इंक्रीज कर रहे हो, यही सारी चीज़ें हैं कॉजेज ऑफ वेल्थ में। इकोनॉमिक मैन में ये बोला गया है, एक मैन का नॉर्मल जो हम लोग हैं इंडिविजुअल, उनका सेल्फ इंटरेस्ट तभी आता है जब वो मटेरियलिस्टिक थिंग में ज़्यादा ध्यान देते हैं। इन द सेंस जितना असेट आपके पास आएगा उतना इकोनॉमिक ग्रोथ प्रमोट होगा। समझ में आया? तो इस चीज़ को क्रिटिसाइज किया गया है। क्रिटिसाइज किसने किया है? अल्फ्रेड मार्शल ने। अल्फ्रेड मार्शल ने इस हिसाब से क्रिटिसाइज किया है, ये बोल के क्रिटिसाइज किया है कि सब कुछ वेल्थ नहीं है, बहुत कुछ वेल्थ है, बट एवरीथिंग इज नॉट वेल्थ। वेल्थ के आगे भी एक चीज़ है जिसको हम लोग वेलफेयर बोलते हैं। अभी हम लोग कंटिन्यू करेंगे विद दिस, बट क्रिटिसिज्म क्या बोल के किया गया? टू मच एम्फेसिस ऑन मटेरियलिज्म। मतलब बहुत ही ज़्यादा वेल्थ हो गया। वेल्थ के आगे भी ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें जैसे वेलफेयर करना भी होता है।
सेकेंड इज नैरो व्यू ऑफ वेल्थ। इसमें सिर्फ जो एडम स्मिथ ने बोला है, एक सिर्फ नैरो व्यू दिया है। ये बोला है कि जितने भी टैंजिबल गुड्स, जितने भी असेट्स हैं जिनको आप छू सकते हैं, होता है ना टैंजिबल गुड्स एंड इनटैंजिबल गुड्स। टैंजिबल गुड्स वो चीज़ें होती हैं जिनको आप देख और छू सकते हो, जैसे टेबल हो गया, कार हो गया, कुछ भी, ठीक है, जिसको आप टच कर सकते हो वो टैंजिबल होता है। जैसे ये टैंजिबल गुड है, ठीक है, ये टैंजिबल गुड है। और इनटैंजिबल गुड्स आर दोज गुड्स विच यू कैन नॉट सी और टच बट यू कैन फील इट। लाइक जो मेरा नॉलेज है, जो मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ, आप उसको महसूस कर रहे हो कि आपका नॉलेज इंक्रीज हो रहा है, बट दैट इज योर इंटैंजिबल एसेट। दिस इज माई नॉलेज इज माई इंटैंजिबल एसेट, ठीक है। जिससे मैं लिख रही हूँ, ये पेन इज योर टैंजिबल एसेट। तो नैरो व्यू ऑफ वेल्थ, वेल्थ को सिर्फ इतना ही बोला गया है कि भैया एसेट्स लाओ, एसेट्स होना चाहिए, ठीक है, और एसेट्स को ही उन्होंने वेल्थ बोला है। अभी जो है हमारा वेल्थ, एक प्रॉपर हेल्थ भी होता है हमारा वेल्थ, एडुकेशन भी होता है हमारा वेल्थ, ठीक है, इन सब चीज़ों को नहीं देखा गया है। थर्ड इज योर इग्नोर द प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी। प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी जो कि बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है इकोनॉमी की, कि भैया रिसोर्सेज बहुत स्केयर है। अगर आप वेल्थ को एक्यूमुलेट कर रहे हो, इट्स गुड थिंग दैट यू आर एक्यूमुलेटिंग वेल्थ, बट सिर्फ वेल्थ ही एक चीज़ नहीं है जो आपके इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करेगा। आपने तो बहुत सारा वेल्थ इकट्ठा कर लिया, लेकिन आपके पास रिसोर्सेज ही नहीं है, तो आप उस वेल्थ का क्या करोगे? तो प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी को देखा ही नहीं एडम स्मिथ ने, इसीलिए इसको क्रिटिसाइज किया गया है इस बेसिस पे कि बहुत ही ज़्यादा मेटेरियलिस्टिक थिंग, बहुत ही ज़्यादा वेल्थ के बारे में बोला गया कि वेल्थ लाओ एंड प्रमोशन इकोनॉमिक ग्रोथ पाओ, बट ऐसा नहीं है। तो एल्फ्रेड मार्शल ने क्रिटिसाइज किया इसको और अपना एक डेफिनेशन लाए अबाउट वेलफेयर डेफिनेशन। नाउ वेलफेयर डेफिनेशन में एल्फ्रेड मार्शल ने क्या बोला है? वेलफेयर डेफिनेशन में एल्फ्रेड मार्शल ने materialistic welfare को बोला है। Let me tell you this, there are two type of welfare, there are two type of people actually। एक materialistic people होते हैं और एक non materialistic people होते हैं। materialistic people are those people जो जिनकी खुशियाँ वो उसमें ढूंढते हैं मटीरियल चीज़ों में। जैसे इफ़ यू वांट टू बी हैप्पी, तो आप लोग को गिफ्ट्स मिल रहे, कार मिल रहे, मोबाइल मिल रहा, घर मिल रहा, शॉपिंग करने को मिल रहा है, तो वो हो गया एक इंसान जो अपनी खुशी मटीरियल चीज़ों पे ढूंढ रहा है। नॉन मटेरियलिस्टिक गुड्स जो जैसे हो गया आपका पीस हो गया, ठीक है, बहुत लोग खुशियाँ तब ढूंढते हैं जहाँ पे सुकून मिले। जैसे फॉर एग्जांपल स्पिरिचुअलिज्म में चले गए लोग, उनको वहाँ पे सुकून मिल रहा है, वहाँ पे उनको खुशी मिल रही है। या नेचर में चले गए लोग, वहाँ पे उनको खुशी या सुख मिल रहा है, ठीक है। हैप्पीनेस बहुत तरीके के होते हैं, मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस होती है, नॉन मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस होती है। मटेरियलिस्टिक में जब आप चीज़ों को लेकर हैप्पी होते हैं, पर नॉन मटेरियलिस्टिक में आप दो कदम आगे आप स्पिरिचुअलिज्म को लेकर हैप्पी होते हैं, ठीक है। तो एल्फ्रेड मार्शल ने यहाँ पे क्या बोला है, कंटिन्यू करते अपने वेलफेयर डेफिनेशन से, जो कि किसने दिया? एल्फ्रेड मार्शल ने। अभी मैंने क्या बोला कि एल्फ्रेड मार्शल ने जो ये वेलफेयर का डेफिनेशन दिया है, वेलफेयर मतलब भलाई करना, लेकिन इस वेलफेयर को जोड़ दिया गया है वेल्थ से। एल्फ्रेड मार्शल ने क्रिटिसाइज किया है एडम स्मिथ के डेफिनेशन को, वेल्थ डेफिनेशन को, कि सब कुछ वेल्थ नहीं होता है, लेकिन एडम स्मिथ ने इस चीज़ को डिनाई नहीं किया है कि सब कुछ वेल्थ नहीं होता है। उन्होंने ये चीज़ बोली है कि अगर हम लोग को वेलफेयर करना है तो हम लोग वेल्थ से कर सकते हैं। उन्होंने वेल्थ को इम्पोर्टेंस दिया है, उन्होंने एकदम डिनाई नहीं किया इस बात को कि वेल्थ सब कुछ नहीं होता। ही सेड कि हम लोगों को हमारे वेल बीइंग को, हमारे वेलफेयर को करने के लिए वी नीड वेल्थ। सो वही चीज़ बोली गई है वेलफेयर डेफिनेशन। वेलफेयर डेफिनेशन में मार्शल ने क्या बोला है? इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ मतलब हम लोग जो भी खर्चा कर रहे हैं, स्पेंडिंग, अर्निंग, अपना लाइवलीहुड्स, जो भी हम लोग नॉर्मली करते हैं, thus it is on one side a study of wealth. Economics is a study of wealth. एक साइड है, वो एक पार्ट है इकोनॉमिक्स का, and on other but more important side is a part of study of men. लेकिन यही वेल्थ से ज़्यादा इट इज स्टडी ऑफ मेन। एक इंडिविजुअल को समझने के लिए हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, बट इन्होंने जो फोकस किया है वो मटेरियलिस्टिक वेलफेयर को किया है, टोटल ह्यूमन वेलफेयर को नहीं किया है, ठीक है। मेन फीचर्स क्या क्या है इसके?
स्टडी ऑफ मैनकाइंड, वही चीज़ मैनकाइंड की स्टडी, मतलब कैसे स्टडी करना, क्या मतलब क्या है कि जो हम ह्यूमंस हैं, हम ह्यूमंस अपनी खुशियाँ कैसे ढूंढ रहे हैं वेल्थ को लेकर, हमारा वो एक हिस्सा जो कि नॉर्मली इट्स अ पार्ट वेयर वी फाइंड आवर हैप्पीनेस थ्रू वेल्थ, ठीक है। इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया है कि हम लोग वेलफेयर कर रहे हैं बट वी नीड वेल्थ टू डू द वेलफेयर। इसमें मटेरियलिस्टिक थिंग के बारे में बताया गया। स्टडी ऑफ ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, हम लोग डे टू डे लाइफ जो हम लोग अपना ऑर्डिनरी बिजनेस इन द सेंस अपना लाइवलीहुड जो कमा रहे हैं, वो भी अपना जो वेलफेयर, अपना जो सेटिस्फैक्शन वी आर गेटिंग, जो भी सेटिस्फैक्शन हम लोग को मिल रहा है, हम लोग खर्चा करके कर रहे हैं, हम लोग कैसे अक्यूमुलेट कर रहे हैं, ठीक है, और उसी वेल्थ का हम लोग खर्चा कर रहे हैं जो हमारा वेलफेयर कर सके, हमें सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कर सके। स्टडी ऑफ मटीरियल वेलफेयर, मटीरियल वेलफेयर में भी वही चीज़ बोली गई है, इंडिविजुअल कैसे अपना भला कर रहे हैं विद द accumulation ऑफ दैट वेल्थ। एम्फेसिस ऑन द रिक्विजिट ऑफ वेलबींग, वेलबींग एम्फेसिस ऑन द रिक्विजिट्स ऑफ वेलबींग, मतलब जो इम्पोर्टेंट थिंग है दैट इज योर फूड, शेल्टर, क्लोथ, घर, खाना एंड कपड़ा, रोटी कपड़ा मकान, ठीक है। ये भी हम ह्यूमंस कहाँ से फुलफिल कर रहे हैं, वेल्थ से। तो हमारी ह्यूमन वेलफेयर के बारे में बोला गया है, बट एक पार्ट को कहाँ से जोड़ दिया गया है, वेल्थ से जोड़ दिया गया, और वेल्थ की वजह से हमारा वेलफेयर, इसको क्रिटिसाइज किया गया है। किस बेसिस पे क्रिटिसिज्म है इसका, सोशल साइंस ओनली। जो मेन फोकस किया गया है वो ये बोला गया मार्शल ने कि हम सोसाइटी में, वी द ह्यूमंस, वी इंडिविजुअल, हम लोग सोसाइटी में कैसे एक्ट करते हैं। उन्होंने इंडिविजुअल को लेकर, इंडिविजुअल के बिहेवियर को लेकर नहीं बोला है, सोसाइटी के बाहर भी बहुत से लोग रहते हैं, जैसे प्रीस्ट हो गए, जो भी जितने भी स्पिरिचुअल लोग होते हैं, वो जो गृहस्थ जीवन त्याग करके दूसरी जगह चले जाते हैं, दूसरी तरफ चले जाते हैं, वो सोसाइटी में नहीं आते, उनके बारे में नहीं बताया गया। सिर्फ एक सोसाइटी के बारे में बताया गया कि सोसाइटी में सारे लोग ऐसे ही बिहेव करते हैं, ठीक है, बाकी सबको नेग्लेक्ट कर दिया गया है। सेकेंड, इन प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज, कितनी सारी एक्टिविटीज होती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं, तो बताया ही नहीं गया कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, सिर्फ बोला गया इकोनॉमिक एक्टिविटीज को ले लिया गया है और बोला गया इसी से वेलफेयर होगा। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज से भी तो वेलफेयर होता है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो सारी एक्टिविटीज होती हैं जहाँ पे वी अर्न मनी, वटेवर, जो भी सारी एक्टिविटीज जो हम लोग को पैसे को लेकर जितनी भी एक्टिविटीज होती है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज जहाँ पे पैसा नहीं होता बट फीलिंग्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, बिजनेसमैन अगर बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आएगा जितना भी ट्रांजैक्शन, बट अ फादर गिव मनी टू हिज डॉटर, वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में नहीं आएगा, वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आएगा, क्योंकि आउट ऑफ लव ही गेव दैट मनी टू हिज डॉटर, ठीक है। तो इन्होंने ये सारी एक्टिविटीज को डिफाइन ही नहीं किया ठीक से कि किस एक्टिविटी में कौन सा वेलफेयर हो रहा है। ओनली मटेरियलिस्टिक एस्पेक्ट्स, वही चीज है, सारे पार्ट को, जितने भी वेलफेयर के हिस्से को किससे जोड़ दिया गया है, वेल्थ से जोड़ दिया गया, मटेरियल से जोड़ दिया गया। अगर डॉक्टर ने फ्री में इलाज किया, वो वेलफेयर में आता है, तो क्या वो ऐड नहीं होगा, वो भी तो वेलफेयर में ऐड होगा, बट ये चीज़ नहीं दिखाई गई, ये चीज़ नहीं बोली गई, तो इस चीज़ को लेके क्रिटिसाइज किया गया, ठीक है। इतना समझ में वेलफेयर डेफिनेशन। नाउ अब स्कार्सिटी आते हैं, स्कार्सिटी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्कार्सिटी इज द प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। कंटिन्यू करते हैं अपने स्कार्सिटी के डेफिनेशन से। स्कार्सिटी के डेफिनेशन को किसने दिया है, लायनल रॉबिन्स ने। उन्होंने क्या बोला है कि रिसोर्सेज आर स्कार्स, रिसोर्सेज आर लिमिटेड, हम लोग को इसी लिमिटेड रिसोर्सेज में से अपना जो वांट है विच आर एंडलेस, उसको फुलफिल करना है, तो कैसे करेंगे, इसी चीज़ को बताया गया। स्कार्सिटी डेफिनेशन में क्या क्या बोला गया है, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस, उन्होंने क्या बोला कि इकोनॉमिक्स एक साइंस है which studies human behavior as a relationship between end and scarce means which have alternative uses. Economics एक साइंस है और यहाँ पे end, it's the endless want, हमारा जो डिज़ायर है, जो want है, that is endless, and
दिस इज wants are endless, ठीक है, wants are endless और resources are limited। तो इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप, हमारे want और resources के रिलेशनशिप को स्टडी किया गया है, ठीक है। कैसे फुलफिल कर सकते हैं अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को, रिसोर्सेज से अपने एंडलेस want को। फीचर क्या क्या है इनके, फीचर्स क्या है, अनलिमिटेड एंड्स, मतलब हमारे जो डिजायर है, हमारे वॉन्ट्स है, एंडलेस है, ठीक है। इट्स रिकरिंग, मतलब कि अगर अभी हमारा वांट, अगर वी आर डिजायरिंग समथिंग, अगर हमारी ख्वाहिश, हम लोग कुछ कर रहे हैं, तो अगर वो पूरी भी हो गई, वापस से हमारी नई ख्वाहिश आ जाएगी, हमारी ख्वाहिशें ख़त्म नहीं हो सकती। दैट्स वाई इट्स अनलिमिटेड। हमारे वॉन्ट्स जो है अनलिमिटेड है, आज एक चीज़ चाहिए, कल दो चीज़ चाहिए, कल तीसरी चीज़ चाहिए, कभी ख़त्म नहीं हो सकती हमारी वॉन्ट। वी वॉन्ट दिस 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 दिस, बट स्कार्स मीन्स, बट आज जो रिसोर्सेज हैं, resources are limited, resources are scarce and हमारे wants are endless। alternative use of means, अब ये बोला गया है कि because हमारे ends are हमारे जितने भी wants are वो are that are endless and resources are limited, तो हम लोग को alternative use करना चाहिए उन सब resources का। alternative use जैसे मैंने लास्ट वीडियो में समझाया था कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी कम है, हमें अगर इतनी ही यूनिट दे दी गई है इलेक्ट्रिसिटी का, तो व्हाट वी हैव टू डू इज, हम लोग को नई तकनीक, हम लोग को ऑल्टरनेटिव यूजेस करना होगा। इन द सेंस कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी कम है जो कि कोयले से आ रहा है, तो ऑल्टरनेटिवली हम लोग उसको पहले पोर्शन में डिवाइड करेंगे, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है सबसे पहले वो यूज़ करेंगे। और साथ ही में ऑल्टरनेटिव यूजेस इन द सेंस कि अगर हमारे पास नॉर्मली इलेक्ट्रिसिटी कम है, तो हम विल शिफ्ट टू सम अदर काइंड ऑफ रिसोर्सेज। जैसे कि अगर हम लोग को कोयले से इलेक्ट्रिसिटी कम मिल रही है, तो हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर सकते हैं। हाइड्रा नहीं हो रहा तो सोलर इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर सकते हैं। हम लोग ऑल्टरनेटिव मीन्स ढूंढ सकते हैं कि कैसे हमारे रिसोर्सेज को बचाया जा सके। चॉइस, जो चीज़ें इम्पोर्टेंट है वो चीज़ पहले हम लोग इस्तेमाल करेंगे, इसी को बोला गया प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। अगर हमारे पास रिसोर्सेज कम है तो उस चीज़ का प्रोटेक्शन सबसे पहले होगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंस होल्ड करता है फॉर द इकोनॉमी, फॉर द कंज्यूमर। एंड अगर फिर भी रिसोर्सेज बच जाता है तो उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग विल फॉलो अप। जितना सबसे पहला इंपॉर्टेंट थिंग होगा वो पहले प्रोड्यूस होगा, उसके बाद रिसोर्सेज अगर बचती हैं तो बाद में थिंग्स विल फॉलो अप। सो चॉइस करना कि कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट है, कौन सा सबसे पहले प्रोड्यूस करना है अपने लिमिटेड रिसोर्सेज से। इकोनॉमिक्स एज अ साइंस, लायनल रॉबिन्स ने बोला है कि इकोनॉमिक्स क्या है, साइंस है। कैसे साइंस है? बिकॉज इकोनॉमिक्स में भी एक सिस्टमैटिक नॉलेज की ज़रूरत है। इकोनॉमिक्स खुद के लॉ बनाता है अपने इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के। ठीक है, नाउ अबाउट क्रिटिसिज्म, इनके डेफिनेशन को सैमुअल सैमुएल्सन ने किस बेसिस पे क्रिटिसाइज किया है? नैरो व्यू ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स को एक बहुत ही नैरो, एक वाइडर व्यू में नहीं बल्कि नैरो व्यू में तोला गया। नैरो व्यू में तोलने का मतलब क्या है? इकोनॉमिक्स को खाली पॉजिटिव साइंस बोला गया है, ना कि नॉर्मेटिव साइंस। ठीक है, लायनल रॉबिन्स ने बोला है इकोनॉमिक्स इज ओनली अ पॉजिटिव साइंस, नॉट अ नॉर्मेटिव साइंस। ठीक है, देयर आर डिफरेंट चॉइसेस, बहुत सारी चॉइसेस हैं, कुछ अच्छी हैं कुछ बुरी हैं, बट उन्होंने अच्छी और बुरी चॉइसेस के बीच का डिफरेंस नहीं किया है। ठीक है, इसलिए इस बेसिस पे इनको क्रिटिसाइज किया है गया। सेकेंड इज योर रिस्ट्रिक्टेड सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का जो सब्जेक्ट मैटर है वो रिस्ट्रिक्ट, बहुत ही कम रखा गया है, इन द सेंस कि उन्होंने सिर्फ ये बोला कि इकोनॉमिक्स का मेन पॉइंट, मेन प्रॉब्लम, फोकल पॉइंट ये है कि मीन्स जो रिसोर्सेज है वो स्कार्स है। अरे हमें पता है कि रिसोर्सेज स्कार्स है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि इसी स्कार रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन, प्रॉपर यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हैं। और भी सारे इकोनॉमिक्स के प्रॉब्लम्स होते हैं, इनकम प्रॉब्लम है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम है, आपका अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम है, ये सारी चीज़ें नहीं दी गई हैं, नहीं बताई गई है। सिर्फ इतना बता दिया गया कि रिसोर्सेज स्कार्स है, दैट्स इट, दैट्स फिनिश। अरे सोल्यूशन तो बता, प्रॉब्लम तो बता दिया है।
थर्ड इज योर स्टैटिक डेफिनेशन। स्टैटिक डेफिनेशन मतलब प्रेजेंट के प्रॉब्लम को बताया गया है, बोला गया है कि अभी ये सिचुएशन, इन्होंने फ्यूचर नहीं देखा। फ्यूचर इन द सेंस कि आगे जाके अगर रिसोर्सेज कम है तो शायद फ्यूचर में रिसोर्सेज हम लोग बढ़ा सकते हैं ऑल्टरनेटिव शिफ्टिंग करके, या कुछ भी नई टेक्निक यूज़ करके अपने रिसोर्सेज को इंक्रीज कर सकते हैं। इन्होंने सिर्फ प्रेजेंट देखा है कि प्रेजेंट में ये दिक्कत है और प्रेजेंट सिचुएशन में, प्रेजेंट सिनेरियो में ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स है, ठीक है। प्रॉब्लम को प्रेजेंटली देखा गया है। फ्यूचर में इकोनॉमिक्स का क्या इस्तेमाल है, फ्यूचर के प्रॉब्लम्स को इन्होंने यहाँ पे नहीं बताया है। फोर्थ, इकोनॉमिक एज अ साइंस। इन्होंने सिर्फ बोला कि इकोनॉमिक साइंस है, बट इकोनॉमिक्स इज साइंस एज वेल एज आर्ट। इकोनॉमिक्स को क्या बोला गया है? इट इज़ द क्वीन ऑफ सोशल साइंस। इकोनॉमिक्स इज साइंस एज वेल एज आर्ट। इकोनॉमिक्स लॉ भले ही अपने लॉज बनाता है, फॉर्मुलेट करता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, बट इकोनॉमिक्स क्या करता है? टेक्निक्स लाता है, नई नई चीज़ें लाता है। इकोनॉमिक्स इज वेरी फ्लेक्सिबल अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो, वो अपने लॉज लाता है, ठीक है। अपनी प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम कहाँ पे चल रही है, किस टाइम पे कौन सा प्रॉब्लम आ रहा है, उस हिसाब से अपनी चीज़ों को उसके हिसाब से अपना सोल्यूशन निकालता है। इट्स नॉट ओनली साइंस बट इट इज साइंस एज वेल एज आर्ट, ठीक है। अपने नॉलेज, अपने स्किल को फ्लेक्सिबल बनाता है। ऑलराइट, इतना समझ में है। अब नाउ लास्ट इज योर ग्रोथ। अब आते हैं अपने लास्ट डेफिनेशन विच इज़ योर ग्रोथ डेफिनेशन। ग्रोथ डेफिनेशन में क्या बोला गया? पॉल सैमुएल्सन ने ये ग्रोथ डेफिनेशन सारी चीज़ों को मिला के दिया है, इसीलिए इकोनॉमिक्स में सबसे वाइडली एक्सेप्टेड डेफिनेशन है किसी इकोनॉमिस्ट का, वो पॉल सैमुएल्सन का है, क्योंकि इन्होंने सब कुछ इसमें ऐड किया हुआ है। जो सारी चीज़ें क्रिटिक्स में आ रही थी वो सारी चीज़ें इन्होंने ऐड करके बताया है। क्या बताया है? कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ पीपल इन सोसाइटी चूज, कैसे इंडिविजुअल, यहाँ पे क्या हुआ था एल्फ्रेड मार्शल के केस में, इन्होंने सिर्फ सोसाइटी लिया था, बाकी इंडिविजुअल को छोड़ दिया था, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे एक इंडिविजुअल को भी लिया है और सोसाइटी के बिहेवियर को भी लिया है, विद और विदाउट द यूज ऑफ मनी। यहाँ पे और यहाँ पे क्या हुआ था? वेल्थ को लेकर, यहाँ पे सिर्फ वेल्थ को देखा गया था और यहाँ पे वेलफेयर देखा गया था, लेकिन वेल्थ के पर्सपेक्टिव में। तो इन्होंने क्या बोला है? या तो पैसा हो या ना हो, but to employ the scarce productive resources which have alternative uses to produce various commodities over time and distribute them for the consumption now or in the future among various people and group of society। जो हमारे पास scarce resources हैं, ठीक है, इस टाइम उसको क्या करना है? ऑल्टरनेटिव यूजेस से उसको प्रोड्यूस करना है। स्कार्स रिसोर्सेज को अलग अलग तरीके से और हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं और हम लोग अपने कंजम्पशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। पीपल अपने कंजम्पशन के लिए यूज़ कर सकते हैं अभी प्रेजेंट के टाइम पे, साथ में फ्यूचर में भी यूज़ कर सकते हैं। विद द स्कार्स रिसोर्सेज हम लोग ऑल्टरनेटिव के लिए जा सकते हैं, ठीक है। इन्होंने सब कुछ इस चीज़ में ऐड कर दिया है, तो दैट इज़ वाई इट इज़ द वाइडेस्ट एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। नाउ फीचर्स क्या क्या है? सबसे मेन इंपॉर्टेंट फीचर्स में आपको समझ में आ जाएगा कि ये बताना क्या चाह रहा है। एम्फेसिस ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इन्होंने सारे प्रॉब्लम, जितने भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी, एंडलेस नीड, सब कुछ इसमें ऐड किया है। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, इन्होंने सिर्फ अभी प्रेजेंट का नहीं देखा, इन्होंने फ्यूचर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को लेकर भी बात किया है। डायनामिक अप्रोच इन द सेंस कि विद फ्यूचर, जैसे हम लोग फ्यूचर में जाएंगे हमारी जो इकोनॉमिक बाउंड्रीज है वो भी बढ़ेंगी, ठीक है। इकोनॉमिक बाउंड्रीज बढ़ेंगी तो इकोनॉमिक रिसोर्सेज भी बढ़ेगा। यूनिवर्सल, इन्होंने इकोनॉमिक प्रॉब्लम को, प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी को यूनिवर्सल बोला है। रिसोर्सेज जो हमारे पास लिमिटेड है, उन्होंने ये बोला है कि ये यूनिवर्सल प्रॉब्लम है, इन द सेंस कि अगर डेवलपिंग नेशन में रिसोर्सेज कम है तो इसका मतलब ये नहीं है कि डेवलप नेशन में भी रिसोर्सेज कम ना हो, उनके में भी कम होंगे। अगर जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में रिसोर्सेज कम है तो यूएसए में भी रिसोर्सेज की कमी कहीं ना कहीं होगी ज़रूर, ठीक है। रिसोर्सेज
की कमी होना, रिसोर्सेज स्कार्स होना, रिसोर्सेज लिमिटेड होना, इट इज़ अ यूनिवर्सल प्रॉब्लम। हम लोग ट्रेड करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, इन्होंने बहुत ही वाइड सेंस में इकोनॉमिक्स को डील किया है। इन द सेंस इन्होंने कंजम्पशन भी बताया है, इन्होंने प्रोडक्शन भी बोला है, इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन का भी बताया है, सारी चीज़ें इन्होंने इसमें ऐड किया है। ठीक है, इन्होंने वाइडर सेंस में इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया है, सब कुछ ऐड करके वो ये डेफिनेशन लाए जिसमें सब कुछ है। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी, ऑल्टरनेटिव यूजेस, सोसाइटी एज वेल एज इंडिविजुअल, डायनामिक है इकोनॉमिक्स की प्रॉब्लम्स यूनिवर्सल है, स्टैटिस्टिक नहीं है, ब्रॉडर सेंस में इकोनॉमिक को डील किया, डिफाइन किया यहाँ पे। तो समझ में आया, इट इज़ द मोस्ट एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। इतना समझ में आया। होपफुली आपको ये चारों अच्छी तरीके समझ में आया होगा, वेल्थ डेफिनेशन, वेलफेयर, स्कार्सिटी एंड ग्रोथ डेफिनेशन। कोई भी दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।